डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। तो आप लोगों को पता है कि 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आई थी और बीजेपी जो हमारी सरकार है उनके द्वारा इसको लाया गया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मैटर था जिसमें 5 मेंबर की बेंच बैठी थी और 4:1 में इसके फेवर में वर्डिक्ट आ गया है। क्या है ये पूरा मामला? उससे पहले देखिए, अभी क्लैट का जो पैटर्न हो चुका है ना, थोड़ा सा डायनेमिक हो चुका है और काफी अच्छे और कुछ खराब टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है करंट अफेयर। तो ये जो बेंच है ना, उससे पहले आप जानो कि केस का नाम क्या था। तो विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर 5 जजेस की जो बेंच बैठी थी उसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपाना, V रामसुब्रमण्यम, जस्टिस BV नागरत्ना, ये डिसेंटिंग ओपिनियन था इनका। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब होता है कि चारों लोगों ने उसके फेवर में वर्डिक्ट दिया और ये जो थी इनका ऐसा मानना था कि ये गलत था। अब थोड़ा सा और आते हैं। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में लाया गया था। ये डेट भी ध्यान रखना। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूं कि कोई करेंसी जो आपके यहाँ पे है उसको सरकार विड्रॉ कर लेती है, उसकी जगह कोई नई करेंसी ले आती है, और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। MCQs में ऐसे क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की इसमें से क्या सही डेफिनेशन है, 4-5 लिख देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सी गलत है, तो वो वाली चीज है। ठीक है। वॉज द फर्स्ट टाइम टू गवर्नमेंट इज डीमोनेटाइजेशन, जो हमारे देश में नवंबर 2016 में हुआ था, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ था? इससे पहले कभी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया है? तो जवाब है गलत। इससे पहले भी हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका है। कब हुआ है? 2 टाइम्स बिफोर 2016 डीमोनेटाइजेशन। पहला हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1946 में। कब किया था गाइस? 1946 में, जब RBI ने डीमोनेटाइज किया था 1000 और 10,000 के नोट्स। क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 10,000 के नोट्स भी होते थे? अभी मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए हमारे 10,000 के नोट्स होते थे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10,000। तो ये हमारे देश के 10,000 के नोट्स होते थे। तो यहाँ पे पहली बार डीमोनेटाइजेशन जो है वो 1946 में देखा था। फिर क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन जो है ना, वो उस समय जब आपका 1946 में हुआ, फिर इन नोट्स को 1000, 5000 एंड 10,000 को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1954 में, एंड 1978 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने इन नोट्स को वापस डीमोनेटाइज कर दिया। मतलब पहले यहां पे खत्म हुआ, फिर यहां पे री इंट्रोड्यूस हो गया और यहां पे फिर से उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो 2 टाइम कौन से हुए आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। किस सेक्शन के तहत जो है RBI ने ये डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो लाई थी? तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा पूरा मामला है ना कोर्ट के अंदर, वो इसी के ऊपर था कि क्या इसके तहत ये जो फैसला था सरकार का वो सही था या गलत था। तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ RBI एक्ट जो है, ये कहता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डीमोनेटाइजेशन इलीगल टेंडर आफ्टर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तो ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 जो है वो RBI एक्ट का कहता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है मेरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये RBI आपका एक्ट है, ये कब आया था? ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए पहले आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आप इनके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, वहां पे कॉन्टैक्ट करके भी ज्यादा जानकारी इन कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला एक आर्टिकल आज आया हुआ है, जलीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएल्टी पर। यह आर्टिकल ना देखो कल भी आया था, पर कल इसमें इतना कुछ कंटेंट नहीं था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज जो आया है इसमें काफी कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहली यहां पे एक बात आ रही है कि क्या प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। क्या है जलीकट्टू, ये जानेंगे। क्या है ये प्रैक्टिस, ये जानेंगे। क्या है ये पूरा मामला, वो जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको इससे इस खेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जलीकट्टू की प्रैक्टिस जो है ना गाइस, यही है। इसके अंदर होता क्या है, ये जो बैल है, ये बुल जो है,
इसका जो ये हम्प है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। इस खेल के अंदर अगर आप इसके हम्प को पकड़ लेते हो तो फिर यहां पे देखने में ये मिलता है कि ये बैल जो है, ये बुल जो है, ये आपके अंडर में आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि इस बुल का पूरा कंट्रोल इस हम्प से होता है। ये बुल शांत हो जाती हैं अगर कोई इनके हम्प को पकड़ लेता है। ये खेल यही है। इसमें देखिए दो पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टीज होती हैं जो इन बुल्स को प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के लिए, और वो इनको बिल्कुल हैवी बनाते हैं। इनके ऊपर काफी सारा आप कह सकते हो कि फिजिकली वायलेंस भी होता होगा, जिससे कि ये बुल इस कैपेसिटी में आती है कि आप जो है इनका जो भी इनका आक्रोश है या फिर कोई इनको जो पकड़ने की कोशिश करे तो जो ये बुल हैं उससे बच सकें, उस तरीके का इनको तैयार किया जाता है उन लोगों के द्वारा। दूसरे वो प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है, अगर ये प्लेयर जीतता है तो ही इज द विनर, और अगर ये बुल जीतता है तो जिसने इस बुल को ट्रेन किया है या फिर जिसका ये बुल है, ही इज द विनर। तो ये बेसिक एक प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की जो हमारे देश में होती है साउथ साइड में। अब यहां पे क्या मामला है इस पे आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था 2017 में, आई थिंक, अभी ईयर अपन देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, इसमें लिखा होगा। तो वर्डिक्ट दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू होती है ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पर्टिकुलरली आपका ये वर्डिक्ट दिया गया था तो हमें देखने में ये मिला था कि तमिलनाडु में ना काफी ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था। मैं 2000 आपके सामने ना 17 बोल रहा था, लेकिन आई थिंक इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन, अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट। तो यहां पे मैं फिर इसको करेक्ट करता हूं, ये 5 जजेस की बेंच ना ये अभी सुनने वाली है। ठीक है, ये वर्डिक्ट अभी फिर से कोर्ट में है तो वो सुनने वाली है। मैं अभी इस पे आऊंगा कि अभी क्या कंटेक्स्ट है, पहले अपन पास्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन केस के अंदर हमारी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस होती है जल्लीकट्टू की ये इलिजिटिमेट है। लेकिन हुआ क्या, जब इतना ज्यादा लोगों के, क्योंकि लोगों के रिलीजियसली सेंटीमेंट हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते हुए देखने को यह मिला कि तमिलनाडु की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट करार देती है। ठीक है, अभी पहले देखो थोड़ी सी एक चीज जानो, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट दिया गया है लेकिन एनिमल्स को नहीं दिया गया है। एनिमल्स के राइट जो है ना आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दिखते हैं, पर आपको एक डिफरेंस पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, मतलब अगर कोई उसको वायलेट करता है आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये इनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, ये मतलब कंपल्सर नहीं होता है इसको फॉलो करने का। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 ये अभी तक तो जो है ना ये ह्यूमंस की बात करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डीपीएसपी एंड एफडी में आपको मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, बट ये अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है। अब ये सारा मामला जो है ना वो इस एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। हमारे देश में एक एक्ट लाया था हमारी सरकार ने जिसका नाम था पीसीए एक्ट 1960। इसके अंदर एनिमल्स के ऊपर होने वाले जुल्मों को कम करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए थे, लेकिन देयर वर सम एग्जेम्पशंस। पहला एग्जेम्पशन है कि भाई कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आप फ्रॉक्स के ऊपर देखते हो, रैट के ऊपर देखते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि ए नागराजन जो केस था, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहां पे जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस को इलीगल बताया गया था, उसमें यह बोला था कि भैया ये जो प्रैक्टिस है दिस इज फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट। और इवन कोर्ट यहां तक गई थी कि भैया जो 21 है अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एनवायरमेंट एंड एनिमल्स पे भी आएगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है। फिर क्या हुआ 2017 में, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा था ना 2017 का केस, तो केस पहले का था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था इस पीसीए एक्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर मामले से आपकी जल्लीकट्टू जो है वो एग्जेम्प्टेड है, या फिर इस पीसीए एक्ट से जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं एक बार बता दूं कि इन
देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाला जो मैटर था ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट सरकार भी इस पे लॉस बना सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल बता देता हूं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स टू मेक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई बाद में जो है प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया था और 2017 के बाद ये प्रैक्टिस जो है वापस से तमिलनाडु में शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके बाद ए नागराजन केस जो है उसमें मैंने आपको बताया, कहा कि भाई डीपीएसपी 51 आर्टिकल सब क्लॉज जी इसका वायलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 एनवायरमेंट की बात करता है तो उसमें एनिमल भी आ जाते हैं, यहां तक बात चली गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भाई जैसे राइट टू लाइफ ह्यूमन को है तो वैसे ही राइट टू लाइफ जो है वो एनिमल्स को भी मिलेगी, ये बात यहां पे ध्यान रखने वाली है। अब ये पूरा मामला है, पहले इस न्यूज पे बाद में आएंगे, पहले इसको ही समझते हैं। तो जल्लीकट्टू एक प्रैक्टिस है। अब यहां पे देखिए कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल आपके ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हो, और आप यहां पे कह सकते हो एनिमल राइट्स, उनका वर्सेस है। मतलब एनिमल के पास क्या फंडामेंटल राइट 21 आना चाहिए या फिर ये जो कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस है ये सही ठहरा देनी चाहिए। तो ये पूरा मसला जो है ना यहाँ अटका हुआ है। अभी क्या ये न्यूज में है तो उसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, शायद 5 जजेस की है, ये कंफर्म कर लेना एक बार, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इस पे वर्डिक्ट डिलीवर करने वाली है कि जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू है ये सही है कि नहीं है। इस वर्डिक्ट के बाद या तो जल्लीकट्टू का जो प्रैक्टिस है ये रहेगा या फिर ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको ना 360 डिग्री समझ में आया हो, और इसमें कुछ गलत सही मतलब सारी चीजें हैं, लोगों के इस पे अपने अपने बिलीव्स हो सकते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बिलीफ इससे रिगार्डिंग जो भी है जरूर बताइएगा। ठीक है, एडिटोरियल आया है रिगार्डिंग हेट स्पीच। आपको याद होगा कल भी मैंने आपसे कहा था कि भाई हेट स्पीच के ऊपर ना मामला अभी चल रहा है, कोर्ट ने फ्री स्पीच जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उसके ऊपर एक अपना वर्डिक्ट दिया है, तो वो कनेक्ट करते हैं हम हेट स्पीच से और देखते हैं कि क्या है मामला। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना भूल गया, मैं कल उसको कर दूंगा, कल के सेशन में ध्यान से कर दूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है इसमें कितने जजेस की बेंच थी और क्या केस का नाम था। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग खुद से भी नोट डाउन कर लेना, बाकी कल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जानो कि हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच देखो हमारे एक, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो आप ये समझ लो कि किसी को कुछ इस तरीके से बोलना जिससे कि वो बुरा फील करे, दूसरा कि ये हेट स्पीच जो है ये वायलेंस का रूप ले सकती है, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना, किसी के कल्चरल सेंटीमेंट को हर्ट करना, तो ये सारी चीजें जो है ना ये काइंड ऑफ हेट स्पीच में आ जाती हैं। लीगल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं यहाँ पे अपनी बातों को रख सकता हूँ, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं आप लोगों को अब्यूज कर सकता हूँ? नहीं, वो 19 सब क्लॉज 2 में प्रोहिबिट है। इसके बाद सेक्शन 153 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है ये बात करता है प्रमोशन अगर आप करोगे एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब आपने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से ये हो जाए, तो सेक्शन 153 सब क्लॉज बी ऑफ आईपीसी जो है वो ये भी कहता है कि आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जो देश की यूनिटी पे खतरा है, तो भी आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये डायरेक्टली कोई प्रोविजंस नहीं है, इनडायरेक्टली है। हेट स्पीच को लेके कोई खास कानून आया नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल के बच जाते हैं क्योंकि देयर आर लूपहोल्स। डायरेक्टली कोई हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए लॉ अभी हमारे देश में नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 295 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है,
ये भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच जैसी चीजों को रोकता है। ये बात करता है अगर आप डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट करेंगे जिसका पर्पस ये होगा कि आप जो है आउटरीच करें रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय, आप उसकी इंसल्ट करें, उसके रिलीजियस बिलीफ को उल्टा बोलें, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप बहुत बार ऐसे सोच रहे हो कि सर यार तो कितने लोग करते हैं, लेकिन उनको सजा तो हुई नहीं, हम तो अभी भी उनको देख रहे हैं, मोस्टली पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। सेक्शन 505 सब क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी जो है, इट ऑल्सो पनिशेस स्टेटमेंट क्रिएटिंग ऑन प्रमोटिंग एनिमिटी, दुश्मनी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस, यहां भी 3 साल तक की सजा है। आप देख रहे हो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इट बार्स प्रमोशन ऑफ हेट्रेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप इलेक्टोरल प्रैक्टिस के करप्ट प्रैक्टिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चले जाओगे, फिर जो उसकी पनिशमेंट्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 ये भी कहता है कि भैया कोई बंदा अगर कन्विक्टेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करने के लिए तो ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं अभी हमारे देश में जो हेट स्पीच के लिए हैं, लेकिन कहीं भी आपने कोई डायरेक्ट प्रोविजन अभी तक नहीं देखा। ये सब इनडायरेक्ट प्रोविजंस हैं जो हम देख रहे हैं। देखो अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो हमारी जो लॉ कमीशन है गाइस, उन्होंने अपनी 267th रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना 2 लॉ इंसर्ट करने चाहिए आईपीसी के अंदर। पहला है सेक्शन 153 सब क्लॉज सी और दूसरा है सेक्शन 505 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज नहीं, सेक्शन 505 ए, सेक्शन 153 सी। सब क्लॉज क्या होता है, जैसे मैंने बोला सेक्शन 2, सब क्लॉज 2 मतलब सेक्शन 2 में दूसरा पॉइंट जो होगा वो है, यहां पे तो डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा था इसलिए सब क्लॉज नहीं होगा। तो सेक्शन 153 सी कवर्स क्राइम्स कमिट, ये है नहीं, ये कहा गया था 267th रिपोर्ट में लॉ कमीशन के द्वारा कि भैया डाल दो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि क्राइम्स कमिटेड व्हेन समवन थ्रेटन्स समवन विथ रिमार्क मीन्ड टू इंसाइट फियर, हेट्रेड, वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस इसमें बाहर हो जाते सारे। सेक्शन 505 ए भी कहता है कि भैया ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे अगर आप इंसाइट करोगे फियर, अलार्म और वायलेंस ऑफ अ क्राइम तो भी आप पनिशेबल होगे। बट ये ठंडे बस्ते में है, ये सजेस्ट हुआ था बट इस पर अभी कुछ हुआ तो नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट पे केसेस हैं, हमारे देश के कुछ कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं हेट स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इन केसेस के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही फेमस केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, इस पे मामला आया था। यह कहा गया था क्या फ्री स्पीच एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी लिमिट क्या है, ये कहां तक जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बात बोली कि भैया इंसाइटमेंट करना ना ये अलग बात है और कोई चीज पे अपना ओपिनियन रखना वो अलग बात है। मतलब ये जो आर्टिकल है ना वो ये बात भी करता है कि भाई आप अपने बातों को रख सकते हो, लेकिन अगर आप उससे कुछ उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायी है। अरूप भुवन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में भी ये भी कहा गया था कि भैया सिर्फ एक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस एन इंडिविजुअल रिसोर्टेड टू वायलेंस और इंसाइटिंग एनी अदर पर्सन टू वायलेंस। फिर एस रांगरंजन एक्सेट्रा वर्सेस जगजीवन राम, इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात कही गई। मैटर्स थे, सबको अपने पास बुला लिया है। अब देखो जो क्लैट के एस्पिरेंट्स हो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कैसे करंट अफेयर पढ़ना होता है। ये नहीं पढ़ना है कि दिल्ली, केरला, गुजरात हाई कोर्ट के केस आ चुके हैं, ये नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में। यहाँ पे आपसे सेम सेक्स मैरिज के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इस केस के बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी तो इस केस पे कोई फैसला आया नहीं है, तो ऐसा तो अभी हमें इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के बारे में डिटेल से आपको जानने की जरूरत है और वो हम अभी करते हैं। सबसे पहले जानो कि भैया सेम सेक्स मैरिज जो है ये है क्या। तो भैया ये शादी की बात हो रही है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ LGBTIQ+ कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसको अभी मैं डिटेल से आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक सिंपल शब्द में बता देता हूं कि भैया जब 2 डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट कास्ट के लोगों को शादी करनी होती है तो दे कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है।
द पेटिशन रेज द अब्सेंस ऑफ अ लीगल, ये बहुत अभी मैंने आपको जनरल बताया है, अभी आपको मैं एंड में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ एनी लीगल फ्रेमवर्क जो LGBTQ+ कम्युनिटी की शादी की अभी बात कर रहा है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अभी अलाउड नहीं है LGBTQ+ कम्युनिटी को। तो मामला यहाँ पे यही है कि भैया इनको भी इसमें अलाउ कर दिया जाए। अभी क्या न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से उनका स्टैंड मांगा है कि भैया आप हमको अपना स्टैंड दो इसके ऊपर, वरना भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो पहले जानो कि सेम सेक्स मैरिज क्या है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 men और बिटवीन 2 women, लाइक 1 male एंड अनदर मेल इज गेटिंग मैरिड और अनदर वुमेन एंड कोई वुमेन जो है आपस में शादी कर रहा है। क्योंकि अगर इफ़ दे बिलोंग्स टू LGBTQ कम्युनिटी तो आपको पता ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के शादी के लिए अभी हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे देखो जो शादियाँ हैं वो किस तरीके से चलती हैं, लॉ के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और कस्टम के बेसिस पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये शादियाँ ना सिर्फ और सिर्फ अभी अपोजिट जेंडर के लिए चल रही हैं। सेम सेक्स मैरिज के लिए इंडिया में इनके बेसिस पे कोई कानून नहीं है। बाकी विश्व के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। रिसेंटली जो कंट्री है ना जो बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउड किया है, जब मैंने लास्ट चेक किया था तो इट वाज मैक्सिको। अभी कोई और हो तो आप मुझे बताइएगा। एज ऑफ 2022 मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल इज लीगली परफॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 30 कंट्रीज, ठीक है। अभी हम इसमें से एक नहीं है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, भाई क्यों करें, क्या आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे। तो सबसे पहला ये कि भैया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये क्या है भाई, देखो यही तो कहा गया है स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पस कि भैया जो उस बंदे का पर्सनल लॉ से शादी नहीं हो पा रही है, पर्सनल लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन का जो अपना कॉन्सेप्ट है, तो भाई उस पर अगर आप शादी नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट से करो। बट अभी इसमें LGBTQ कम्युनिटी को जो है राइट्स नहीं है। दूसरा कि भैया फंडामेंटल राइट आपको एक अधिकार देता है, क्या देता है, फंडामेंटल राइट आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मन से अपना पार्टनर चुन सकते हो, यही देता है ना। बट क्यों ये फिर LGBTQ+ कम्युनिटी को इसके अंदर ये राइट नहीं दिया गया है, तो ये भी इसके फेवर में जो आर्गूमेंट्स हैं उसमें से एक है। फिर भैया राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, तो बिल्कुल सही बात है यार, अगर मेल वुमेन शादी कर सकते हैं, अगर ये लोग शादी कर सकते हैं तो LGBTQ कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती, उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा। तो राइट टू इक्वालिटी की भी बात होता है। ग्लोबल प्रैक्टिस भी है भाई, बहुत सारी कंट्रीज ने अलाउड कर दिया है, इंक्लूडिंग US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको अभी हमने देखा। तो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, करो ना। ये इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया जाता है। कुछ केसेस भी हैं हमारी कोर्ट में ऑलरेडी इससे रिलेटेड, आपको पता होगा, आपने एक मूवी देखी होगी, आयुष्मान खुराना उसमें एक्टर थे, मेरे को पता नहीं क्यों मूवी उसका नाम स्लिप हो जाता है, तो उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें दिखाते हैं कि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और उसके बाद जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। IPC का जो सेक्शन है 377, जो ये कहता था कि अगर सेम सेक्स में कोई संबंध बनाएगा तो उसको फिर जेल हो जाएगी। तो नवतेज पहले तो यहाँ पे केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरली ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करता है हर इंडिविजुअल को अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21, उसमें बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ मेल और फीमेल पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोई मतलब नहीं है। फिर आपको पता है नवतेज सिंह जौहर वाला भी जो हमारा केस है, इसमें भी यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज किया गया था। पुट्टा स्वामी केस जो राइट टू प्रिवेसी की बात करता है कि भैया LGBTQ कम्युनिटी की भी राइट टू प्रिवेसी का अधिकार है, क्यों पब्लिकली उनको यहाँ पे कह दिया जाता है कि इस तरीके की चीज़ें करें, ठीक है। वैसे आपको पता है स्पेशल मैरिज एक्ट की भी एक प्रॉब्लम है, वो आपको याद होगा मैंने बताया था कि भैया पोस्टर लगाना होता है और उस पर पूरी डिटेल रहती है। तो ये एक अलग चैलेंज है कि यार राइट टू प्रिवेसी जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है, कोर्ट में ये होता है कि भैया कोई ऑब्जेक्शन ना ले, तो जो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, वहाँ पे आपका पूरा नाम पता सब कुछ जो है एज ए नोटिस चिपका दिया जाता है। तो ये भी हमने जब स्पेशल मैरिज एक्ट को कभी पढ़ा होगा डिटेल में, तो मैंने आपको बताया होगा कि ये प्रॉब्लम उसके साथ आती है राइट टू प्रिवेसी की, समझ रहे हो। फिर देखो भाई स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 क्या है, तो देखना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई एक्ट के बारे में पढ़ो तो डोंट फॉरगेट द ईयर कि वो कब आया था, ठीक है। क्योंकि एक्ट का नाम तो हर किसी को याद हो सकता है, बट जो ईयर है ना वही याद करने में चैलेंज है। तो यहाँ पे 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था
ऑल मैरिजेज इन इंडिया कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहा गया है कि भैया इंडिया में सारी शादियां जो हैं ये 3 ही एक्ट से गवर्न होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और तीसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद प्रोविजंस फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज irrespective of religion, faith followed by either party. The couple have to serve a notice with the relevant document to marriage officer 30 days before the intended date of the marriage. तो ये भी अपने आप में देखो ना, ये वाला जो प्रोसेस है ये एक अलग चैलेंज है कि भाई अगर LGBTQ कम्युनिटी को तुम मान लो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउ भी कर दें, तो भाई अब उनका पूरा डिटेल जो है उनसे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में चिपकाओ। अब कल को उनकी फैमिली अगर उनसे नाखुश है तो वो उनके घर पहुँच के उनको तंग कर सकती है ना। और सिर्फ इस LGBTQ कम्युनिटी की बात नहीं है, आप सोचो बहुत लोग घर से स्पेशल मैरिज एक्ट का मोस्टली लोग यूज़ कौन करते हैं, जो घर के परमिशन के बिना शादी करते हैं। बहुत मतलब 60-50% लोग ऐसे भी होते हैं। अब उनका कहाँ वो अभी रह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें जब ऐसे कर दी जाएगी तो फिर तो कुछ सॉरी गाइस, फिर तो कोई प्रिवेसी ही नहीं बची, फिर तो पुट्टास्वामी केस का कोई मतलब नहीं रह गया ना ऐसे केसेस में। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन गेट मैरिड, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, जूइज एंड परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंटर रिलीजियस मैरिज आर परफॉर्म अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मैंने देखो ना स्टार्टिंग में कास्ट एक टर्म यूज़ कर दी थी कि रिलीजन एंड कास्ट, तो वो बोलने में निकल गया, उसका ध्यान रखना, ये नहीं है, सिर्फ यही है। The act is applicable to entire territory of India extended to intending spouses who are both Indian nationals living abroad. Indian national living abroad के ऊपर भी ये applicable है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें देखी, पहले तो सेम सेक्स मैरिज क्या है ये कॉन्सेप्ट पूरा, और फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखिए हुआ है कि सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है, और अब जो है सरकार को ये कहा गया है कि भैया अपना जवाब दो इसके ऊपर, क्या आप कोई लॉ लाने वाले हो कि हम ही भाई इस पर जवाब दे दें। तो ये वाली चीज़ थी। ठीक है।